गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम लोग गुड मॉर्निंग सेंट्रल सर। टेंडेंसी में आगे करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कुछ पॉइंट्स कर रहे थे, उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अभी तो एग्जाम्पल चल रहा है। फाइंड अर्थमेटिक मीन। क्लास इंटरवल दिया हुआ है बिलो 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Frequency 12, 18, 20, 15, 6 and 4. हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है।
कैसे निकालेंगे बेटा? अर्थमेटिक मीन निकलेगा या नहीं निकलेगा? जवाब दोगे। क्या अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? सर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग इसको? सर पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालेंगे। चलिए, अगर मिड वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो पहला क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू क्या आएगा? 5। क्यों 5 आएगा बेटा? आज सॉरी 2 से डिवाइड कर देंगे सर 10 को। डिवाइड बाय 2। यानी कि आपने लोअर इसका यानी कि बिलो 10 को आपने 0 to 10 मान लिया है। यस सर। इट इज योर एजम्पशन। अगर मैं 5 to 10 लूँ तो? नहीं सर, वो गैप सर 10 का ही है ना, तो इसलिए 10 ही आएगा। हाँ, लेकिन गैप ले लिया। अगर मैं इसको गैप 10 का है तो जबरदस्ती हम निकाल रहे हैं इसको। अगर क्वेश्चन में देखो क्या क्वेश्चन में कहेगा, ये कौन सा सीरीज है बता सकते हो? कंटिन्यूअस सीरीज है। यूज कंटिन्यूअस सीरीज में कौन सा है? इक्वल सीरीज है सर। ये है ओपन एंड क्लास इंटरवल बेटा, लिख लो इसको। ओपन एंड क्लास इंटरवल कहते हैं इसको। ओपन एंड क्लास इंटरवल क्या होता है बेटा? किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला क्लास इंटरवल का लोअर एंड या लास्ट क्लास इंटरवल का अपर एंड, जैसे लास्ट में लिखता नहीं 60 एंड अबव मैं लिख देता, या दोनों डिफाइन ना हो तो उसे ओपन एंड क्लास इंटरवल कहते हैं। अब ओपन एंड क्लास इंटरवल का पॉइंट आप लिखो एमसीक्यू के लिए। इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल, arithmetic mean is not based central value. ओपन एंड क्लास इंटरवल के द्वारा हम बेस्ट सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना। क्वेश्चन में कह सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ट सेंट्रल वैल्यू, जिसमें अर्थमेटिक मीन का भी नाम हो सकता है। बेस्ट कौन सा होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में मान लो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए दे दिया गया और आपके ऑप्शन में अर्थमेटिक मीन गिवन है, तो उस केसेस में क्लास इंटरवल देखो सभी का 10-10 का है। उस 10-10 के क्लास इंटरवल के कारण बिलो 10 को 0 to 10 मानोगे। दिस इज एजम्पशन। अगर मैं एजम्पशन चेंज कर दूं, अगर बिलो 10 के जगह पे मैंने 5 to 10 ले लूं, तो भी मेरा बिलो 10 का कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 5 to 10 है तो उस केसेस में मेरा मिड पॉइंट अलग हो जाएगा। जब मिड पॉइंट अलग हो जाएगा तो मेरा अर्थमेटिक मीन भी इफेक्ट हो जाएगा। इसका कहने का मतलब हमारा यहाँ है कि ओपन एंड क्लास इंटरवल में जो ओपन एंड क्लास जो ओपन एंड इंटरवल है उसका क्लास इंटरवल एजम्पशन बेस्ड हो जाता है, इसलिए यह बेस्ट सुटेबल सेंट्रल वैल्यू नहीं है। बेस्ट यहाँ पे वर्ड लिख देना सुटेबल। बेस्ट सुटेबल सेंट्रल वैल्यू नहीं है, इज नॉट बेस्ट सुटेबल सेंट्रल वैल्यू। क्लियर है? इस पॉइंट पे किसी को डाउट? नो सर। क्या चीज बोलो बेटा, एक आवाज आ रही है। सर प्लीज एक बार रिपीट करना। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे यह ओपन एंड क्लास इंटरवल है। ओपन एंड क्लास इंटरवल में अर्थमेटिक मीन निकालना हमारा बेस्ट अर्थमेटिक मीन नहीं होगा, बेस्ट सेंट्रल वैल्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिलो 10 इट मे बी 0 to 10, इट मे बी 5 to 10, इट मे बी 8 to 10। यहाँ बिलो 10 विल बी बेस्ड ऑन एजम्पशन। आप एजम्पशन इसलिए ले रहे हो 0 to 10 क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 10-10 का है।
तो जब डिफरेंस 10-10 का है तो हमारे पास यह मिड पॉइंट 5 हो जाएगा। लेकिन मैं बिलो 10 को अगर मैं 5 to 10 ले लूँ तो मेरा मिड पॉइंट 7.5 हो जाएगा, जिसके कारण हमारा अर्थमेटिक मीन इफेक्ट हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन चेंज हो रहा है, किसके कारण? बिलो 10 के एजम्पशंस के कारण। इसीलिए यह आपको बेस्ट सुटेबल सेंट्रल वैल्यू नहीं देगा। जब कैलकुलेशन करने के लिए दे दे तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, जो भी हो जाएगा। अभी कैलकुलेट, इसके बारे में समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए अब अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं। फाइंड अर्थमेटिक मीन, क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 25, 25 to 40, 40 to 50, 50 to 60, frequency 8, 4, 20, 10, 6। अब बताओगे बेटा यह कौन सा क्लास इंटरवल है? यह नॉर्मल है, नॉर्मल क्लास इंटरवल, लेकिन इसका इंटरवल अनइक्वल है। ठीक है, Yes. देखो यहाँ 10 to 20 है, यहाँ 20 to 25, यहाँ 5 का, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 15 का डिफरेंस है। इन इक्वल क्लास इंटरवल है। इस तरह का सिचुएशन आया तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मिड पॉइंट निकालो, जो भी होगा उसी से निकालेंगे। 15, 22.5, ये हो जाएगा 40, 65 डिवाइडेड बाई 2, तो 32.5, 45, 55। अब एफ एक्स निकाल लोगे, यानी इसको कहते हैं इरेगुलर क्लास इंटरवल, दैट इज इरेगुलर क्लास इंटरवल। इरेगुलर क्लास में कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो क्लास इंटरवल है उसका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। अब एफ एक्स निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे इसको, Yes, sir. कैलकुलेट हो जाएगा। Sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन क्या कहता है? मान लो कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, जैसे तुम्हारे क्लास में 12th में सेक्शन ए सेक्शन बी है। सेक्शन ए में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। सेक्शन ए का टेस्ट हुआ और सेक्शन बी का भी टेस्ट हुआ। सेक्शन ए में स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग अलग हैं, सेक्शन बी के भी स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग अलग हैं। तो एवरेज भी सेक्शन ए का अलग हो जाएगा, सेक्शन बी का अलग हो जाएगा। अब मुझे दोनों को कंबाइन करना है, यानी दोनों सेक्शन मिलाकर एवरेज निकालना है। तो दोनों सेक्शन का एवरेज निकालने के लिए मान लिया सेक्शन ए का हमें टोटल मार्क्स लेना पड़ेगा और सेक्शन बी का टोटल मार्क्स, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट्स हैं, उससे डिवाइड कर देंगे, वही आ जाएगा। तो कंबाइंड मीन में हमारे पास क्या करना है, लेट x1 बार इज इक्वल टू मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, x2 बार इज इक्वल टू मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, n1
number of observations of first group into number of observations of second group. एंड कंबाइंड मीन दो ग्रुप ले रहे हैं तो कंबाइंड मीन का रिप्रेजेंटेशन 1 2, 12 नहीं, कंबाइंड मीन 1 2 लिखने का मतलब मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप कंबाइंड। अगर 3 होता x1 x3 बार होता तो x1 2 3 लेते, मतलब फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप तीनों का कंबाइंड। कंबाइंड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरऑल एवरेज। देखो मान लो कि बात करें कि हमारे पास कैसे एवरेज निकलेगा कंबाइंड मीन, x1 2 बार, तो मुझे फर्स्ट ग्रुप का टोटल निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप का टोटल क्या होगा, देखो जरा, फर्स्ट ग्रुप में मीन कितना है, x1 बार, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 है। अब बताओ n1 इंटू x1 बार को क्या कहते हैं, बता सकते हो? n1 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप और x1 बार इज मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मीन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या निकल के आता है? समेशन x1। समेशन x1 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ग्रुप का समेशन आ जाएगा, सम आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट ग्रुप का ऑब्जर्वेशन n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार। देखो यह हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का टोटल हो गया है, यह सेकंड ग्रुप का टोटल हो गया और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फार्मूला में कोई अंतर नहीं आता है, आप अपने खुद समझ सकते हो इस चीज को, मैं इसीलिए आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो क्विकली आप अपने आप को समझ सकते हो कि हमारा फार्मूला तो एक ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मुझे दो ग्रुप का करना है तो फर्स्ट ग्रुप का टोटल निकाला, सेकंड ग्रुप का टोटल निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। और दोनों का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। किसी को डाउट है बेटा बोलो, यहाँ पे किसी को डाउट? नो सर। नो सर। चलिए एग्जाम्पल आते हैं। In a company, there are 60 male and 40 female employees. Having their salaries are 18,000 and 15,000 respectively. Find overall average salary of all employees. All employees. फटाफट जरा क्वेश्चन लिख लोगे। यह पहला एग्जांपल है मेरा, क्वेश्चन इस पे बेस्ड रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन में।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब बेटा आपके पास एम्प्लॉय N1 क्या दिया हुआ है 60, N2 दे दिया 40, N1 60 और N2 40। X1 बार हमारे पास बेटा 18,000 है और X2 बार 15,000 है। X1 2 बार निकालना है हमें। N1 इंटू X1 बार प्लस N2 इंटू X2 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 कितना है हमारे पास 60 इंटू 18,000, डायरेक्टली कैलकुलेट करो। 60 इंटू 18,000 बेटा कितना हो जाएगा 1,10,80,000, 10,80,000। अब प्लस बेटा हो जाएगा 15,000 इंटू 40 6 लाख 6 lakh. और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेटा हो गया 100। 100. 2400। ये आ जाएगा 16,80,000। ऐड करके निकालोगे 16,80,000 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो हटा दिया। एवरेज सैलरी कितना आ गया बेटा 16,800। बोलो किसी को डाउट? बोलो बेटा। नो डाउट सर। आगे बढ़े। यस चलिए सर। एक और एग्जांपल लेते हैं अभी इस पे। अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं इन अ कंपनी एवरेज सैलरी ऑफ skilled and unskilled employees are 20,000 and 8,000. 20,000 and 8,000. If overall average salary for all employees are 12,000, find the ratio of skilled and unskilled employee. चलो बेटा इसमें क्या क्या हमारे पास गिवन है। हमारे पास दो तरह का एम्प्लॉई है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड की सैलरी दी हुई है बेटा 20,000, मतलब X1 बार दिया हुआ है 20,000 और X2 बार दिया हुआ है बेटा 8,000। और मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पता नहीं है। N1 ले लिया हमने नंबर ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय,
और N2 ले लिया बेटा हमने नंबर ऑफ अनस्किल्ड एम्प्लॉय। नंबर ऑफ अनस्किल्ड एम्प्लॉय और ओवरऑल एवरेज तो हमें दिया हुआ X12 बार कितना दिया हुआ 12,000 के बराबर, यही दिया हुआ ना डेटा यही दिया हुआ है आपके पास। फार्मूला लगाना है हमें X12 बार इक्वल टू N1 इंटू X1 बार प्लस N2 इंटू X2 बार डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 अब पुट कर देते हैं 12,000 आपके पास तो ओवरऑल एवरेज है N1 इंटू 20,000 प्लस N2 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाई बेटा N1 प्लस N2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12,000 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 12,000 N1 प्लस 12,000 N2 इज इक्वल टू 20,000 N1 प्लस 8,000 N2। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलना बेटा, यहां तक किसी को डाउट? किसी को डाउट? No, sir. No sir, no sir. चलो बेटा अब 8,000 को देखो 8,000 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे 8,000 N2 को और 12,000 N1 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12,000 N2 माइनस 8,000 N2 इज इक्वल टू 20,000 N1 माइनस 12,000 N1। बेटा यहाँ हो गया 4,000 N2 इज इक्वल टू बेटा हो गया 8,000 N1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बेटा N2 को आपको इसके नीचे ले जाना पड़ेगा और 8,000 को क्या करेंगे हम ये नीचे 4,000 के आएगा यानी 4,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इज इक्वल टू N1 बाई N2। बेटा ये कट के क्या हो गया 1/2 N1 बाई N2 मतलब N1 और N2 का रेशियो हो गया 1:2 का। कोई डाउट यहां तक? बोलो बेटा डाउट है? No sir. No, चलो sir. इतना लंबा तो पेपर में नहीं करोगे अगर MCQ क्वेश्चन आ गया तो। चलो शॉर्टकट सिखा देते हैं आप लोग। शॉर्टकट कैसे करोगे इसका साइड में मैंने शॉर्टकट बता दे रहा हूं। विद इन अ मिनट हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, मिनट भी कंप्लीट नहीं होगा 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये। जी सर सिखा दीजिए। शॉर्टकट है बेटा। क्या करना है हमारे पास स्किल्ड लिख लिया यहाँ पेपर में सब लिखने की जरूरत नहीं अपना डायरेक्टली देखो कर लेना उसको स्किल्ड और दूसरा ले लिया अनस्किल्ड। स्किल्ड की सैलरी 20,000 है इसकी 8,000 है इन दोनों का मिलाकर मेरा 12,000 है। क्या करो अब 20,000 में से 12,000 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो गया 8,000 और 12,000 में से 8,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 4,000। तो यही रेशियो होगा बेटा यानी 4,000 रेशियो 8,000 मतलब 4:8 मतलब 1:2। आगे आंसर किसी को डाउट? No, sir. No sir.
अब इसी क्वेश्चन में बेटा आपको रेशियो के बदले परसेंटेज निकालने के लिए कहता, तो आप शॉर्टकट रेशियो निकाल लो, रेशियो से परसेंटेज निकालना हो। मान लो अगर क्वेश्चन में ही कहता परसेंटेज स्किल्ड बताओ, स्किल्ड एम्प्लॉय का कितना परसेंटेज, परसेंटेज स्किल्ड एम्प्लॉय कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 है ना, 33 33 एंड 1/3%, यही आएगा कि नहीं आएगा। जैसे 1 इसका पहले तो जैसे आप निकालते हो ना पार्टनरशिप में रेशियो निकालते हैं प्रॉफिट का, वही रेशियो के अकॉर्डिंगली अगर टोटल कितना हो गया हमारे पास 3, तो 1/3 इंटू 100 है, और अनस्किल्ड का कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 67 1/3, यही आएगा ना 2/3, सॉरी 66.67 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है। यहाँ पे परसेंटेज अगर निकालने के लिए होगा तो आप रेशियो निकाल के परसेंटेज निकाल देना, अनस्किल्ड के लिए हो गया है। शॉर्टकट तरीके से ऐसे कर सकते हो इसमें। ये तो हमारे पास कंबाइन मीन से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। अब आ जाओगे, मान लो हमने डेटा कलेक्शन किया और डेटा कलेक्शन करते वक्त बीच में ही गलती हो गई, अब मुझे करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगा, तो अगला हो जाता है हमारा टॉपिक करेक्शन ऑफ मीन। करेक्शन ऑफ मीन, करेक्शन ऑफ मीन क्या कहता है, अगर मान लिया कोई भी हमने ऑब्जर्वेशन कलेक्शन किया और उसमें से बाद में पता चला कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन मेरा गलत हो गया है, पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन गलत हो गया है और उस ऑब्जर्वेशन को मुझे बाद में पता चला कि उसके जगह पे कुछ और है, तो हमें करेक्ट करना है। तो आज जब आपने गलत डेटा कलेक्शन कर लिया था तो आपका अर्थमेटिक मीन भी गलत हुआ होगा। जब अर्थमेटिक मीन गलत हुआ है तो उसी को तो हमें करेक्ट करना है। तो कैसे करेक्ट करेंगे, करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको इनकरेक्ट टोटल निकालना होगा। इनकरेक्ट टोटल कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू इनकरेक्ट मीन इज इक्वल टू आ जाएगा आपको जो आपने गलत मीन कैलकुलेट किया है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मल्टीप्लाई कर देंगे लेस। अब इसमें से जो आपको पता चला कि रॉन्ग गलत क्या हुआ है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को इसमें से माइनस कर दो, जो रिजल्ट आया उसमें क्या करो, ऐड कर दो करेक्ट ऑब्जर्वेशन। बाद में जो पता चला कि मेरा यह सही है, ये आ गया करेक्ट टोटल, ये हो गया करेक्ट टोटल, एंड करेक्ट मीन इक्वल टू करेक्ट टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट टोटल एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यह है आपका। अब इस पे एग्जांपल, in a class there are 100 students, in a class there are 100 students having their mean कहने का मतलब बेटा अर्थमेटिक मीन, हैविंग मीन भी मीन वेट, सॉरी मीन क्या, मीन हमने लेना है मीन वेट, सभी का वेट लिया, तो मीन वेट, हैविंग मीन वेट भी
55. But later on it was discovered that weight of one student is taken as 63 instead of 36. Find correct mean. देखो बेटा, हमने एग्जांपल किया, क्या लिया यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स है जिसका हमने मीन वेट 55 है। बाद में पता चला कि एक स्टूडेंट का हमने वेट ले लिया 63 36 के जगह पे, तो बाद में पता चला ना, तो इसका मतलब यह 55 जो मीन है हमारा रॉन्ग मीन है कि नहीं है? दिस इज द इनकरेक्ट मीन। इनकरेक्ट मीन है। अब मुझे करेक्ट करना है। आपको मीन पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, तो क्या करेंगे हम? इनकरेक्ट मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट टोटल इज इक्वल टू 55 इंटू 100 मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5500 लेस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। अपने कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, गलती हमने क्या लिया? 63। बेटा 63 माइनस कर देंगे। 5500 में से 63 माइनस करो तो कितना आएगा? 5437। नहीं आ रहा है ना? अब इसमें ऐड कर देंगे करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऐड कर देंगे करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करेक्ट क्या है बेटा? 36। 36 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 5473। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज द करेक्ट टोटल। करेक्ट टोटल आ गया। करेक्ट टोटल निकाल के हमने करेक्ट मीन निकाल लेंगे। करेक्ट मीन कितना हो जाएगा? 5473 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 100। 54.73। 54.73। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. चलिए, एक एग्जाम्पल और है जो आप लोगों को घर से करना है, होमवर्क है वह एग्जाम्पल। लास्ट क्लास में भी मैंने दिया था ना होमवर्क, वो आप लोगों ने एक आध स्टूडेंट मेरे को भेजे हैं, बाकी तो सारे गायब हैं। शायद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? चलिए in a class, average marks of 100 students be 75, but later on it was discovered that frequency of class interval 30 to 40 has been taken instead of taken 8
instead of 10. Find correct mean. Find correct mean. करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। हो जाएगा ना? ये होमवर्क है, सभी को कर लेना है। ठीक है, हो जाएगा ना कि नहीं होगा? यस सर। हो जाएगा। सभी सभी को भेजना है आंसर, सभी को भेजना है। चलिए, अब हम आगे ए वाला आंसर भेजोगे। अगर नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चंस को समझाऊंगा। हो जाएगा तब तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है अर्थमेटिक मीन का, एक प्रॉपर्टीज हमने अर्थमेटिक मीन का पढ़ा हुआ है। अर्थमेटिक मीन का प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है। यस सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज 0। हमने पढ़ा है ना इस चीज को? Yes, sir. यस सर। चलिए, और आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहला है बेटा, इन केस ऑफ चेंज इन ओरिजिन। इन केस ऑफ चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन कहने का मतलब है ऑब्जर्वेशन में कोई भी कांस्टेंट ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। कांस्टेंट एडिशन एंड subtraction in each observation. This is a change in origin. If any constant k is added to each observation, then new mean will be, जब ऐड कर दोगे तो ऑब्जर्वेशन नया मिल जाएगा। then new mean will be increase by k। बहुत सिंपल लॉजिक है। मान लो आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, जो भी मार्क्स है, और मार्क्स में हमने क्या किया, हर सब्जेक्ट के मार्क्स में 5-5 ऐड कर दिए, तो आपका एवरेज 5 से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? एवरेज 5 से बढ़ जाएगा। अगर कोई भी कांस्टेंट, जितना भी, मान लिया कि हमारा 5 सब्जेक्ट का एवरेज 75 आ रहा था, और मैंने क्या किया, हर सब्जेक्ट के मार्क्स में 5-5 मैंने ऐड कर दिया, 5-5 ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एवरेज? अब 75 से एवरेज 80 हो जाएगा, एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डिक्रीज कर जाएगा। if any constant k is subtracted from each observation,
then new mean will be decreased by k. ये डिक्रीज हो जाएगा है ना सर? हाँ हाँ डिक्रीज होगा, then new mean will be decreased by k. ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन में बनता है। ये तो चेंज इन ओरिजिन हो गया, मतलब हमारे पास चेंज इन ओरिजिन से मीन अफेक्ट होता है, होगा कि नहीं होगा? इन केस ऑफ चेंज इन ओरिजिन मीन अफेक्टेड, मीन क्या होगा? अफेक्ट होगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब चेंज इन स्केल, चेंज इन स्केल, in case of change in scale, in case of change in scale, change in scale कहने का मतलब constant multiplied and divide in each observation. Constant multiplied and divide in each observation. If k is multiplied in each observation, then new mean will be k times of original mean. k गुना हो जाएगा, k टाइम, k गुना, k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मीन। मान लिया जाए कि मैंने 5 स्टूडेंट्स का वेट लिया, एवरेज वेट 55 केजी आया। अब हर स्टूडेंट के वेट में मैंने दो मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा नया एवरेज क्या आ जाएगा? 2 इंटू 55, के टाइम्स हो जाएगा। जितना मल्टीप्लाई करोगे उतने गुना हो जाएगा। उसी तरीके से इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई के, अगर डिवाइड करोगे then new mean will be k times 1 by k times 1 by k times of original mean। डिवाइड हो जाएगा, जो मीन है उसको डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1 by k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मीन। यानी हमारे कहने का मतलब यह चेंज इन स्केल में भी हमारा मीन इफेक्ट होगा, मीन अफेक्टेड। यानी इन केस ऑफ चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल मीन इज अफेक्टेड, यह पॉइंट कहा जाता है। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? नो सर। अगला प्रॉपर्टी इज नंबर 3। if x and y be two variables related with linear relationship, ax plus by equal to c या y equal to a plus y equal to
ए प्लस बी एक्स या ए एक्स प्लस बी कुछ भी हो सकता है, ए प्लस बी एक्स। अब अगर इस तरह का लीनियर रिलेशनशिप है, अगर हमारे पास देखो, देन इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? x के जगह पे x बार हो जाएगा प्लस बी वाई बार इक्वल टू सी, या y बार इक्वल टू a इंटू एक्स बार प्लस a प्लस बी एक्स बार, a प्लस बी एक्स बार। x बार इज मीन एंड y बार इज मीन। ये मीन ऑफ y हो जाएगा और ये मीन ऑफ x हो जाएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बिट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन बहुत था, शायद आप लोग वीडियो देखे होंगे। देखोगे जरा, अगर मैं इस पर एग्जांपल लेता हूं, इफ x एंड y आर रिलेटेड विथ रिलेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 120, if x bar is equal to 20, find y bar। या मीन ऑफ x 20 दिया हुआ है, y बार निकालने के लिए कहेगा, मीन ऑफ y गिवन होगा, x बार निकालने के लिए कहेगा। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो अभी हमने कंडीशन लिखा उसी लिख देते। 4x बार प्लस 3y बार इक्वल टू 120, और 4 इंटू 20 प्लस 3y बार इज इक्वल टू 120। 3y बार इज इक्वल टू 120 में से 80 माइनस कर देंगे तो 40, y बार इक्वल टू 40/3। दिस इज आंसर। किसी को डाउट बेटा? किसी को डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए इसी में एक एग्जांपल दूसरा वाला लेते हैं। इफ अ रिलेशन y इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड x बार इक्वल टू 20, फाइंड y बार। यह हो गया क्वेश्चन में। कैसे सॉल्व करें? हमारे पास तो यह इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या लिखोगे? y बार इक्वल टू 2x बार प्लस 5, यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब x बार हमारे पास 2 इंटू 40 प्लस 5 85, यानी y बार कितना, सॉरी 20 है। एंड y बार हो जाएगा 45। इस तरह से इसमें क्वेश्चन होता है। इसके बाद है वेटेड एवरेज मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या है? x बार w इज इक्वल टू समेशन w x अपॉन समेशन w। वहां पे फ्रीक्वेंसी होता था, यहाँ पे w वेट होगा, समेशन w x डिवाइडेड बाई w। अगर मान लो
हमारा एक्सपेंडिचर दिया हुआ है डिफरेंट कहाँ खर्च कर रहे हैं। मान लो प्राइस है 20, 30, 10, 6, 4 और हर प्राइस का वेट है, खर्चे का हमारा वेट है 2, 3, 1, 2, 1। फाइंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। फाइंड वेटेड एवरेज प्राइस। फाइंड वेटेड एवरेज प्राइस डायरेक्ट निकालोगे। प्राइस को x मान लिया, यह w है तो x इंटू डब्ल्यू 40, 90, 10, 12 एंड 4। यहाँ से समेशन w आ जाएगा 5 और 4 9। यहाँ से टोटल निकालेंगे 130, 140, 140, 152 एंड 156। समेशन एक्स डब्ल्यू कितना हो जाएगा 156 और x बार w आ गया 156 डिवाइडेड बाई 9। कितना आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाई 9? 17.33। किसी को दिक्कत इस पॉइंट तक? नो सर। अब अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस, अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन आप लोग पूरा कर लोगे। जितने भी आपके बुक में क्वेश्चंस है ना, सारे करने हैं आपको। एमसीक्यू कुछ मिस्टेक्स है, मिसप्रिंट्स हैं उसमें, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप बता देना कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहे हैं, वो बता देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड, क्योंकि उसमें मिक्स होगा, थोड़ा ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं अर्थमेटिक मीन वाले, वो क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने हैं। चलिए अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मीडियन। मीडियन मीडियन कौन सा एवरेज होता है? मीडियन इज अ पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू। मीडियन क्या है? पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू है। क्या है? पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू। मीडियन इज पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू। लिख लेंगे इट इज अ पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? द ऑब्जर्वेशन lies on middle position, lies on middle position is called median। वह ऑब्जर्वेशन जो मिडिल पोजीशन पे लाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। देखो बेटा, मिडिल पोजीशन मुझे फाइंड आउट करने हैं। मतलब 5 अगर ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल पोजीशन तीसरा होगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके मिडिल पोजीशन देखने होंगे। अब मिडिल पोजीशन देखेंगे कैसे? और उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। विदाउट अरेंजमेंट नहीं करेंगे। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे।
हमारे पास ऑब्जर्वेशन 3 तरह का है। सबसे पहला है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहला कंडीशन है इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, देन मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। If number of observation is even, then median is equal to n/2th observation plus n/2 plus 1th observation whole divided by 2। या दो फार्मूले। और बड़े मजे की बात है कि हम एक ही फार्मूला से काम कर सकते हैं, पहला वाला फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें इवन ऑड का चक्कर भी छोड़ सकते हैं। देखो कैसे, पहले हम दोनों तरीके बता दें। एग्जाम्पल, फाइंड मीडियन। पहला हमारे पास है 12, 18, 20, 16, 30, 25, 29। ठीक है, यह हमारे पास दिया हुआ है। यह अरेंज्ड नहीं है, तो सबसे पहले मैं अरेंज करूंगा 12, 16, 18, 20, 25, 29 एंड 30। एन कितना है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ऑड है। मीडियन इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 7+1/2th ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ वर्ड क्या बताता है? चौथा पोजीशन, यानी फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे 20 है, मतलब मिडिल हमारे पास। मिडिल पोजीशन क्या है? फोर्थ पोजीशन इज मिडिल पोजीशन, और इस फोर्थ पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन होगा वह मीडियन हो जाएगा 20। दिस इज द आंसर। दूसरा एग्जांपल, मीडियन फाइंड आउट करना है। 20, 28, 23, 55, 40, 52, 69, 78। अरेंज नहीं है, सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज कर लेते हैं पहले 20, 23, 28, 40, 52, 55, 69, 78। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन हमारे पास कितना हो गया? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन है। मीडियन इक्वल टू, फार्मूला है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। n कितना है? 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, चौथा ऑब्जर्वेशन, प्लस 4 + 1, 5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 40 एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 52। तो 40 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2, मतलब हो गया 92 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाएगा?
92 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आपके पास? 46। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ये तो इस तरीके से किया। मैंने कहा बेटा कि एक ही फार्मूला अगर मैं ध्यान रखूं, मीडियन का हमने क्या बताया, या इस तरीके से भी सोच सकते हैं। मीडियन का फार्मूला n+1/2th ऑब्जर्वेशन, हमने कोई फार्मूला नहीं याद है, तो 8+1 9/2th ऑब्जर्वेशन, 4.5th ऑब्जर्वेशन। देखो बेटा 4.5 कहता है, तो 4.5 किस ऑब्जर्वेशन के बीच में लाई करेगा? 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब निकल जाएगा। 4th ऑब्जर्वेशन कितना हो गया हमारे पास? 4th ऑब्जर्वेशन इज 40 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 46। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? दोनों तरीके हमने बता दिए इसमें। किसी को डाउट बेटा? चलिए आगे बढ़े। डिस्क्रीट सीरीज। आप लोग मीडियन तो 10th में भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो, और फाउंडेशन में भी आ गया। और बेटा यही कंसेप्ट आपको, स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट आपको पेपर नंबर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी यूज होगा। कंसेप्ट याद रखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि पेपर नंबर 9 में आपको यूज होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं? किसी को पता है बेटा क्यों निकालते हैं? मीडियन में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं? कभी मन में ऐसा आया कि क्यों निकालते हैं? ऐसा तो कुछ दिमाग में आया था कि नहीं आया था? बोलो, किसी को अगर पता हो क्यों निकालते हैं? मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्यों जरूरत है? हमने लिख दिया कि फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मेरी बात तो मान लोगे, लेकिन क्यों? कुछ कारण तो होगा। विदाउट रीजन तो कुछ होता नहीं है। बता सकते हो कोई? नो सर। अब इसलिए क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास पोजीशनल सेंट्रल वैल्यू नहीं होती। डिस्क्रीट सीरीज में हमें डिस्क्रीट सीरीज में भी पोजीशन ही पता करने के लिए मीडियन कैलकुलेट करेंगे, तो पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि कौन से पोजीशन तक कौन ऑब्जर्वेशन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो बताता है कि वह ऑब्जर्वेशन कहां से कहां तक का पोजीशन ऑक्युपाई कर लिया है। तो अगर पोजीशन ऑक्युपाइड पता लग गया, तो मैं वहां से उसको पोजीशन तो पता कर सकता हूँ कि मिडिल पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए पोजीशन पता ही करने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि पोजीशनल एवरेज नहीं है इसलिए।
पोजिशनल एवरेज तो रहेगा ही रहेगा। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए निकालते हैं, जैसे अगर हमने x ले लिया 10, 12, 15, 18 और 20, फ्रीक्वेंसी 8, 10, 12, 6, 4, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालते हैं तो 8, और ये हो गया हमारे पास 18, ये हो गया 30, 36 और 40, यही है ना हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्या कहता है कि यह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है, 1 to 8 पोजीशन 10 ऑक्युपाई कर लिया, 9 to 18 पोजीशन 12 ऑक्युपाई कर लिया, 19 to 30 पोजीशन 15 ऑक्युपाई कर लिया, 31 to 36 18 ऑक्युपाई कर लिया, और 37 to 40 20 ऑक्युपाई कर लिया। अगर मुझे मान लो मिडिल पोजीशन 20 आता है, मिडिल पोजीशन 20 किसके बीच में आएगा, 19 से 30 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 19 से 30 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब 19 से 30 के बीच में 20, मिडिल पोजीशन 20 है, और यह 20 कौन सा ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है, यह पोजीशन ही बता रहा है, कोई अदर नहीं बता रहा है। क्लियर है? किसी को डाउट हो, मन में शंका हो तो बोलोगे। सर ये रिपीट कीजिए। देखो बेटा, मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन 10 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 12 की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, तो 10 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 है, मतलब 1 से लेकर 8 पोजीशन तक आपका 10 है। जब मान लो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन लिखोगे तो 10 बार 8 बार लिखा हुआ होगा, उसके बाद 12 10 बार लिखा हुआ होगा। ये इंडिविजुअल सीरीज रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं रिप्रेजेंट करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से 15 12 बार लिखा हुआ होगा। अब देखो नंबर काउंट करो, 1 से लेकर 8 तक तो 10 आ रहा है, 9 से लेकर 18 तक कौन आ रहा है, 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब उसी तरीके से 19 से लेकर 30 तक कौन आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या बता रहा है, यह पोजीशन बता रहा है ना कि पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा। बोलो। जी सर क्लियर। चलिए, पहला हमने फाइंड कर लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दूसरा मीडियन फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें मीडियन का सिर्फ एक ही फार्मूला लगाएंगे, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, बस, और कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। इसमें इवन और देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका। फाइंड मीडियन। x ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। CF 8, 18, 30, 36 और 40, ये हमारा समेशन F हो गया 40, और टोटल फ्रीक्वेंसी और लास्ट ऑब्जर्वेशन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर होता है मीडियन इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, n+1 40+1 डिवाइडेड बाई 2 20.5th ऑब्जर्वेशन।
अब देखो बेटा 20.5th ऑब्जर्वेशन, 20.5th ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब 20th ऑब्जर्वेशन एंड 21st ऑब्जर्वेशन का मिडिल है, ये ना। 20.5th ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब 20th ऑब्जर्वेशन और 21st ऑब्जर्वेशन का मिडिल। अब देखते हैं जरा, 1 से लेकर 8 तक तो 10 है, 9 से लेकर 18 तक हमारे पास क्या है, 15 है। 19 से लेकर या 19 से लेकर किसके बीच में आ रहा है, 30 के बीच में, और 20 और 21 इसी के बीच में आ रहा है। तो 20th ऑब्जर्वेशन भी 18 है और 21st ऑब्जर्वेशन भी 18 है। तो दोनों देखो 20th ऑब्जर्वेशन एंड 21st ऑब्जर्वेशन दोनों इसी नंबर यानी इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, यह इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। तो मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा, 18। तो मीडियन इक्वल टू 18, मीडियन इक्वल टू 18। किसी को डाउट है तो बोलोगे। सर एक बार क्लियर नहीं हुआ ये वाला। अच्छा ठीक, ये तो समझ में आ गया। 20.5 आया ये वाला। यस सर। अब देखो 20.5 आप क्या देखते हो, 18 20.5 इसमें लाई करेगा, यही है ना। हाँ तो 20.5 इसमें क्यों लाई कर रहा है कि 20th भी इसी में है और 21st भी इसी में है, तो 20.5 भी इसी में लाई करेगा, इसीलिए मीडियन 18 हो गया। आई बात समझ में। यस सर। अब मैं इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से दूसरा देता हूं, उसी के अकॉर्डिंगली यह समझ में और भी आ जाएगा। इसी का एग्जांपल ले रहा हूं। एक हमारे पास है 10, 15, 18, 20 एंड 25 फ्रीक्वेंसी 8, 12, 10, 6, 4। चलिए सेम क्वेश्चन मैंने उठा लिया है, सीएफ निकालोगे कितना हो गया, 8, 12 और 20, 30, 36, 40। समेशन एफ हमारा फ्रीक्वेंसी होता है 40। मीडियन निकालना है, मीडियन इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, यानी 40+1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, 20.5th ऑब्जर्वेशन। अब 20.5 कहने का मतलब क्या हो गया, 20th ऑब्जर्वेशन और प्लस 21st ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। यस सर। अब देखो जरा, 20th ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास, 20वां ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास, 15, और 21वां ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, 18। देख रहे हो, इससे पहले वाला एग्जांपल में मैं देखो 20th ऑब्जर्वेशन भी 18 था और 21st ऑब्जर्वेशन भी 18 था। क्यों, क्योंकि 20 और 21st इसी के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 20th अलग हो रहा है और 21st उसके नेक्स्ट में अलग आ रहा है। तो उस केसेस में क्या करोगे, 20th ऑब्जर्वेशन तुम्हारा 15 है और 21st ऑब्जर्वेशन 18 है, तो क्या करोगे, 15 + 18 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा, 33, 16.5। यस सर। बोलो किसी को डाउट। नो सर। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पे। कंटिन्यूअस सीरीज, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
सेकेंड, फाइंड मीडियन क्लास, क्योंकि क्लास इंटरवल होगा। फाइंड मीडियन क्लास, फाइंड मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन। थर्ड, मीडियन इज इक्वल टू L plus n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। IHC कुछ भी हो सकता है। L क्या है? L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। CF, cumulative frequency of क्लास इंटरवल। CI हम यहां वर्ड यूज करें, क्लास इंटरवल। preceding the median class, preceding the median class। I इक्वल टू क्लास साइज, मीडियन क्लास, किसी और का नहीं, मीडियन क्लास का ही। F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। यह है इसका फार्मूला। फटाफट कॉपी कर लोगे, कॉपी कर लोगे तो बता देना। डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड मीडियन। क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले CF निकाल लेते हैं। 8, 18, 30, 36, 40 और N हमारे पास ये आ गया 40। मीडियन क्लास निकालना है पहले। मीडियन क्लास इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन। N हमारे पास 40 डिवाइडेड बाई 2, 20th ऑब्जर्वेशन। और 20वां ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आ रहा है? इस पे आ रहा है, यानी हमारा मीडियन क्लास हो गया 30 to 40। अब 30 to 40 हो गया। अब डेटा लिखो, L क्या हो गया? L इज इक्वल टू 30। CF, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल का CF लिया जाएगा, यानी यह CF हो जाएगा। CF 18 हो गया। F, यह F होगा मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लिया जाएगा, F 12। और क्लास साइज I कितना हो गया? 10। मीडियन क्लास का, किसी दूसरे क्लास का नहीं लेंगे।
मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L कितना हो गया हमारे पास 30 प्लस n/2 n 40 डिवाइडेड बाई 2 20 CF 18 फ्रीक्वेंसी 12 10 30 प्लस ऊपर हो गया 2 20 डिवाइडेड बाई 12 1.67 1.67 31.67। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को डाउट? नो सर। नो सर। चलिए अगला एग्जांपल। फाइंड मीडियन क्लास इंटरवल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। फ्रीक्वेंसी 12, 18, 20, 15, 5। अब देखो अब यहाँ पे हम लोगों को यह इंक्लूसिव सीरीज है कि नहीं है? दिस डेटा इज इंक्लूसिव सीरीज। यह हमारा इंक्लूसिव सीरीज है। यह इंक्लूसिव सीरीज है। क्या इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं है? नो सर। मीन में करने की जरूरत नहीं थी, मीडियन में जरूरत है या नहीं है? यस सर। मीडियन में जरूरत है। मीडियन में हम कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रख लेना बेटा। अर्थमेटिक मीन में इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मीडियन कैलकुलेट कर रहे हो तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं समय का बचत करूं, मेरे पास एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, तो मैं क्या हर ऑब्जर्वेशन को करूं कन्वर्ट या कोई एक ऑब्जर्वेशन को करूं? ओनली वन ऑब्जर्वेशन। सिर्फ वह ऑब्जर्वेशन जो मीडियन क्लास है उसी का कन्वर्ट कर ले तो मेरा आंसर वही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सारी ऑब्जर्वेशन की करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा हम लोग CF निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 प्लस 18 30 50 65 70 टोटल N 70 हो गया। मीडियन क्लास n/2th ऑब्जर्वेशन मतलब 35th ऑब्जर्वेशन
35th ऑब्जर्वेशन यहाँ लाई करेगा, यानी 32 39 फ्रीक्वेंसी 32 39। अब देखो इसमें बेटा डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, 29 और 30 का डिफरेंस 1 है, 39 40 का डिफरेंस 1 है, 1 का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 29.5 लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में 39.5। अब डेटा लिखते चलो, एल क्या हो गया हमारे पास 29.5। इस क्यूमुलेटिव इस फ्रीक्वेंसी से पहले वाले सॉरी इस क्लास इंटरवल के पहले वाले क्लास इंटरवल को सी एफ कहेंगे या सी एफ हो जाएगा, यह फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी सी एफ हमारा हो गया 30, फ्रीक्वेंसी 20 हो गया, आई कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना 10 का है, तो मीडियन निकाल सकते हैं ना, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, मतलब हमारे पास 29.5 प्लस 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10, 5 डिवाइडेड बाई 2 29.5 प्लस 2.5 32 आंसर। किसी को डाउट बेटा बोलोगे? किसी को डाउट? No, sir. थोड़ा रिपीट कीजिए। हाँ बोलो बेटा क्या चीज? सर 29.5 39.5 ये क्लियर नहीं हुआ। 29.5 मैंने क्या कहा कि ये देखो इंक्लूसिव सीरीज है, यह इंक्लूसिव सीरीज है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहले मीडियन क्लास चाहिए ना, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा n बाई 2th ऑब्जर्वेशन, और n कितना है आपके पास 70, 70 डिवाइड बाई 2 हो गया 35th ऑब्जर्वेशन। 35th किस में लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा 35th, तो यानी 30 to 39 मेरा मीडियन क्लास हो गया। यहां तक समझ में आ गया? जी सर। अब देखो यह एक इंक्लूसिव सीरीज है, देखो किसी इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, क्लास इंटरवल का अपर एंड और उसके नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर एंड, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। देखो सबका डिफरेंस 1 का है कि नहीं है, सर तो 1 को 2 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा 0.5 कितना आएगा 0.5 अपर एंड में ऐड करो, 0.5 अपर एंड में क्लास इंटरवल जो हमने मीडियन क्लास निकाला है उसके क्या करेंगे, अपर एंड में 0.5 ऐड करोगे और लोअर में 0.5 माइनस करोगे। आया समझ में? हो गया? जी सर। चलिए तो ये पॉइंट लिख लो जरा, इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज for calculating median we have to convert it into exclusive series, we have to convert it into exclusive series। दूसरा, in case of open end class interval
case of open-end class interval, median is best suitable central value. अब याद रख लेना एमसीक्यू के लिए बेस्ट सुटेबल सेंट्रल वैल्यू. In case of irregular class interval, in unequal class interval है. In case of irregular class interval, it is not necessary to convert it into रेगुलर क्लास इंटरवल. कोई जरूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने के लिए. जैसे नॉर्मल है नॉर्मल कैलकुलेट करो. मीडियन इज not affected by its extreme values. Its extreme values. फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज के कारण यह इफेक्ट नहीं होता, यानी कि फर्स्ट और लास्ट में ऐड कर दो या दोनों हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ग्राफिकली यह पॉइंट्स याद रख लेना. ग्राफिकली median is calculated by ogive curve. ओजाइव कर्व है, याद रखना. मीडियन को ग्राफिकली किस कर्व के द्वारा कैलकुलेट करते हैं? ओजाइव कर्व के द्वारा. लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व and more than distribution curve less than distribution curve and more than distribution curve is called ogive curve. देखो यह x है, यहाँ पे y है, तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, यहाँ ऑब्जर्वेशन है. लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरीके से होता है, मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन अपर से इस तरीके से आएगा. यह लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. यहाँ यानी CF लेते हैं, y एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है. लेस देन है और यह मोर देन है. लेस देन और मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन करो. तो जो पॉइंट है यहाँ, ये जो पॉइंट है आपका, यह पॉइंट कहा जाता है मीडियन. सर एक्स एक्सिस पे क्या लाइज करता है? एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्वेशन, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी. लेकिन जब लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं वहां पे. ये पॉइंट्स आप लोग थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि पेपर एमसीक्यू ही होना है. तो ये सब पॉइंट्स बिल्कुल टिप्स पे कर लेना आप लोग. एक बार ऊपर कर दीजिए, नोट करना है. चलिए नोट कर लीजिए जरा.
सर बोलो। सर ओपन एंड क्लास इंटरवल कौन सा होगा, वही लोअर और अपर लिमिट? बिलो 10 अभी तो बताया था, मीडियन मीन निकालने में नहीं होता है ना कैलकुलेट। अभी तो बताया था बिलो 10 वाला हो। देखो फर्स्ट क्लास अच्छा इंटरवल सर, बिलो 10 है, बाकी मैं इंटरवल दे दिया हूँ। ठीक है सर। डन सर। हो गया? यस सर। चलिए, कोई डाउट है तो बोलोगे। यहाँ तक में किसी को डाउट? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो आज सर। इतना आज इतना करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? कोई डाउट ओके बेटा सर। तो आगे आगे हम बात करेंगे। एमसीक्यूज कहाँ तक हो हाँ बोलो। जाएंगे? एमसीक्यूज कहाँ तक हो जाएंगे सर? एमसीक्यूज यस सर। एमसीक्यू में आप जो भी बुक का क्वेश्चन है उसमें मीन और मीडियन का, अर्थमेटिक मीन और मीडियन वाले आप लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन कर लेने हैं। ओके ठीक है? सर। स्टैट्स नेक्स्ट की भी क्लास में हम मॉड है। सर, स्टैट्स की भी आपकी ऑलरेडी अपलोड हैं क्या वीडियोस? हाँ अपलोड है। ओके। आप पहले बिट क्वेश्चन होगा, उसमें सारे एमसीक्यू जो आए हुए हैं ना बिट क्वेश्चन, यस सर। वो सभी अपलोडेड है उसमें। बिट क्वेश्चन का तो मैंने लिंक शायद शेयर कर दिया था आप लोगों को। यस सर, बिट क्वेश्चंस के और मैथ्स के कुछ टॉपिक्स थे। हाँ हाँ, तो और भी अब मैं जैसे जैसे होगा मैं कर दूंगा उसको। ठीक है? ओके सर। जो भी होगा डाउट्स मैं बता दूंगा उसमें सारी चीजें। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। 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 ओके बाय। बाय सर, बाय।